हेलो गाइस, चंद्रा ट्यूटोरियल एंड साइंस जोन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम यहाँ आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र का जिक्र करने जा रहे हैं। एक जोड़ी वृषण जो है मुख्य नर जननांग होते हैं। ये वृषण उदर गुहा से ही व्युत्पन्न अंग होते हैं, अर्थात उदर गुहा के पश्च भाग से व्युत्पन्न अंग होते हैं दोनों वृषण। इन वृषणों की साइज जो है 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटा और इसका रंग गुलाबी एवं 20 से 25 ग्राम का वजन होता है। वृषण में जो ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां, इससे संबंधित सहायक ग्रंथियां, तो दोनों वृषण जो है ये शरीर से बाहर दोनों टांगों के बीच हैंग करते हैं या लटके रहते हैं। दोनों वृषणों के ऊपर यदि हम देखते हैं डायमिस या अधिवृषण उपस्थित होता है। अधिवृषण कुंडलित नहीं होती, जिन्हें हम वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस या शुक्र नलिका है। ये वास डिफरेंस शुक्र नलिका सेमिनियल वेसिकल या शुक्राशय से मिलती है और ये शुक्राशय दोनों तरफ की शुक्राशय के बाद एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको पुरुषार्थ ग्रंथि कहा जाता है, पुरुषार्थ ग्रंथि कहा जाता है। दोनों सेमिनल वेसिकल के नीचे जो नली होती है यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग, ये मूत्राशय यूरिनी ब्लेडर या मूत्राशय दोनों इससे खुलती है, जो पेनिस से होते हुए ओपन यूरेथ्रा ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि है, पुरुषार्थ ग्रंथि, ये नलिका नहीं होती। उसके बाद कॉपर्स ग्रंथि, जिसको बलियोरेक्टल ग्लैंड भी बोला जाता है, कॉपर्स ग्लैंड। उसके बाद आता है इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस का, जिसके थ्रू ये पेनिस जो है सख्त होकर कठोर हो जाता है इरेक्टाइल टिश्यू के कारण। इसके पेनिस के बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होता है वहीं पर स्थित होता है। पेनिस का अंतिम छोर का जो स्किन होता है ग्लांस बोला जाता है और जो इसका अंतिम छोर का उभरा हुआ भाग परप्यूरिस कहा जाता है। तो ये हम इस प्रकार से देखते हैं कि एक नर जनन तंत्र के निम्न भाग हो सकते हैं। एक जोड़ी वृषण, इपिडिडाइमिस या अधिवृषण, अधिवृषण के मध्य शुक्रवाहिकाएं, जिसको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, जिनका काम रेटी टेस्टिस से इपिडिडाइमिस तक शुक्राणुओं को ले जाती है, जहां पर इपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का मैचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है। उसके बाद यह इपिडिडाइमिस 3 भागों में बटी होती है, जिसमें हाइपट इपिडिडाइमिस जो शीर्षस्थ भाग होता है, मध्य वाला भाग कार्पस इपिडिडाइमिस और लास्ट वाला भाग
कॉडा एपिडिडाइमिस अर्थात पुच्छी कह सकते हैं, कॉडल एपिडिडाइमिस कह सकते हैं। तो कॉडा एपिडाइमिस का अंतिम छोर में जो ट्यूब्यूल्स उपस्थित होती हैं, वो उतनी कुंडलित नहीं होती हैं। वही जो है, वही वास डिफरेंशिया या शुक्र नलिकाओं का काम करती हैं, जिसका संबंध सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय से होता है। ये शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल का वर्क होता है कि सीमेन को जो है चिपचिपा या शुक्राणुओं को चिपचिपा बनाए रखती है। तो ये नर जनन तंत्र के भाग हैं। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो वृषण के निम्न भाग आंतरिक रूप से कैसे इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसके पहले हम ये देखते हैं कि स्पर्म का निर्माण हेतु शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए शरीर के टेम्परेचर से लगभग 3 सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए। और यह 3 सेंटीग्रेड या 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि कम नहीं रहेगा, तो स्पर्म का मैच्योरेशन टेस्टिस या वृषण में नहीं हो पाएगा। इस 7वें महीने पर ही यह टेस्टिस के आमाशय से बाहर निकलते हैं। गर्भावस्था, यदि गर्भावस्था में इस प्रकार की एक या दोनों टेस्टिस बाहर नहीं निकलते, तब इसमें अनियमितताएं आ जाती हैं। तब बच्चे स्टेराइल या नपुंसक होते हैं। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। टेस्टिस के समय हमने एक संपूर्ण टेस्टिस का जिक्र किया है, वृषण का जिक्र किया है, जिसमें एक वृषण जो है एक बाह्य स्तर ट्यूनिका वेजिनेलिस से घिरा होता है, मोटे स्तर से घिरा होता है। उसके नीचे चारों तरफ से ट्यूनिका एल्बोजिनिया स्तर होता है। यह ट्यूनिका एल्बोजिनिया स्तर टेस्टिस या वृषण की ऊतकों को गहराई तक जो है लगभग 200 से लेकर के 400 लोब्यूल्स में बांट देती है, पिंडकों में बांट देती है। और इन ये लोब्यूल्स शंख के आकार का या पिरामिडल शेप हुआ करते हैं। अब इन लोब्यूल्स में ये छोटे-छोटे जो लोब्यूल्स में बढ़ते हैं, तो हर लोब्यूल्स में 2 या 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ करते हैं। सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मुख अंदर की तरफ, वृषण के अंदर की तरफ, जिसे हर पिंडकों में लगभग 2 या 3 होती हैं, उनका मुख रेटी टेस्टिस में खुलता है। और रेटी टेस्टिस का संबंध इपिडिडाइमिस या अधिवृषण से होता है। इस अधिवृषण से जो नलिकाएं या अटैच करती हैं रेटी टेस्टिस और इपिडिडाइमिस, उनसे लगा हुआ छोटी-छोटी वाहिका होती है, जिसको हम वासा एफरेंसिया कहते हैं। तो ये वासा एफरेंसिया है। वासा एफरेंसिया का काम रेटी टेस्टिस से अधिवृषण तक उन शुक्राणुओं को जो बनते हैं वृषण में, उनको ले जाने का काम करती है। अब ये वृषण जाइमिस भाग है, इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। शीर्षस्थ अधिवृषण और मध्य में कार्पस अधिवृषण या लास्ट में कॉडा एपिडिडाइमिस, अर्थात इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कार्पस और कॉडा एपिडिडाइमिस। तो इस
कार्डा एपिडार्मिस का जो अंतिम छोर होता है, वो उनकी नलिकाएँ कुंडलित नहीं होती, अर्थात वही इन संरचनाओं को जो है शुक्र नलिका कहा। ये शुक्र नलिकाएँ आपको इसके संदर्भ में यहाँ हमने एक्सप्लेन किया। तो जब इसके लेबल्स की संरचना का हम ज़िक्र करते हैं, तो ये लेबल्स इसका सेक्शन काटते हैं, तो इसी लेबल्स में जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। इन जर्मिनल एपिथेलियम में 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, स्पर्म स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनल एपिथेलियम में से जो 2 प्रकार की कोशिकाएँ बनती हैं, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होता है सेरोटोलिसिस। स्पर्मेटोगोनिया विभाजित होकर के ये स्पर्मेटोसाइट प्रथम और स्पर्मेटोसाइट द्वितीय से जो है स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है, जिनसे जो है स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं। और जो हाँ, सेरोटोलिसिस होती है, इनके खाद्य पदार्थों को जो है मुहैया कराती हैं, अर्थात ये नर्स सेल हुआ करती हैं। इस प्रकार से ये मानव का नर जनन तंत्र है। तो जो दोनों टेस्टिस या वृषण बाहर जो हैंग करते हैं दोनों टाँगों के बीच, वो किस पेशियों के थ्रू वो लग सकते हैं? डार्टोसिस पेशी होती है, डार्टोसिस मसल। ठंडियों में जो है ये सिकुड़ जाते हैं, उदर भाग से चिपक जाते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।